हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्टार नवोदय क्लासेस आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। जैसा कि आपको पता है कि पिछले वीडियो में हमने दिल्ली सल्तनत को शुरुआत करते हुए खिलजी वंश को आपको बताया था। तो खिलजी वंश की क्या वास्तविकताएं थी, क्या उन्होंने अच्छा कार्य किया और उन्होंने हमें साथ में एक अच्छी सीख भी दी थी कि हम बिना धर्म के भी देश को चला सकते हैं। उसी को जब खिलजी वंश के जब मुबारक खिलजी आया या ऐसे लोग जो आए कि जब उसका पतन हो गया तो फिर एक नया वंश आया और उस वंश का नाम था तुगलक वंश। इस वंश में जो इसकी वो हुई तो इसके ही सेनापति और गाजी एक व्यक्ति हुआ करता था, गाजी मोहम्मद। उसके कारण इस वंश की स्थापना हुई। तो कौन थे तुगलक? तो कहा जाता है कि तुगलक जो थे ये चंगेज खान से भी रिलेटेड थे। ये उसी चंगेज खान की बात कर रहे हैं कि जो ये आपको पता कि बहुत ही डेंजर एक व्यक्ति हुआ करता था, जिसने पूरी दुनिया में खासकर चीन वाले क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा बड़ी मात्रा में तूफान मचाया था। ठीक है, तो अब हम उन्हीं की बात करते हैं। उससे पहले हम आपसे एक बात और करेंगे कि अभी हम YouTube पर देख रहे थे तो बहुत सारे टीचर क्या करा रहे हैं, अपना अपना कोर्स बेचने के लिए कोई एसएससी का नोट्स बेच रहा है। ठीक है, कोई एसएससी के बारे में आपको बता रहा है, कोई आपको कि एसएससी की कटाफ दी जाएगी, कोई आपको आरआरबी टेक्नीशियन की कटाफ जाएगी। तो अच्छी बात है, बताना भी चाहिए लोगों को, लेकिन मेरे हिसाब से जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको सिर्फ एक चीज़ फोकस करना है कि जो पेपर आपका हो गया है, यदि आपका उसमें सिलेक्शन होगा तो होगा, नहीं होगा तो हमें अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है। और कंटिन्यू रखकर हमें सिर्फ एक बात फोकस करना है कि अगर इस एग्ज़ाम में नहीं तो अगले एग्ज़ाम में हमें अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करना है। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं तुगलक वंश का। तो उसी की बात करते हुए आगे बताते हैं तुगलक वंश। तो जैसे मैंने बताया था कि 1320 तक किसने शासन किया था? खिलजी वंश ने। 1320 में इनका शासन गया और किसका शासन आया? तुगलक वंश। ठीक है, और इतिहास हमारा पढ़ने का ही मेन मकसद क्या होना चाहिए कि हमें ऐसी चीज़ों के बारे में जानकारी हो और इतिहास से हम क्या शिक्षा ले सकते हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। अब इनके बारे में जब हम पढ़ेंगे तुगलक वंश में तो इसमें धर्म भी कहीं कहीं पे आएगा, कहीं कहीं पे ये भी आएगा कि इन्होंने ऐसी भी चीज़ें चलाई, जैसे मोहम्मद बिन तुगलक हुआ, गयासुद्दीन तुगलक हुई, कि जिन्होंने नहरों का काम किया, सिंचाई के लिए कार्य किया। तो कुछ अच्छे कार्य भी किए, कुछ बुरे कार्य भी किए, लेकिन अब खिलजी वंश के बाद इसमें धर्म थोड़ा सा हावी हो गया था। क्या हुआ? धर्म का थोड़ा सा हावी इसमें हो गया। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कि तुगलक वंश दिल्ली सल्तनत का एक राजवंश था जिसने 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक शासन किया। और इसमें भी सबसे शासन जो किया वो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया। किसने किया? वो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया। उसने सबसे लंबे समय तक शासन किया। और नींव किसने रखी थी? तो नींव रखी थी गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, तो इसी के द्वारा तुगलक वंश की स्थापना भी की गई थी और इसी के द्वारा इसकी नींव रखी गई थी और इसने ही नहरों का भी निर्माण कराया था। ठीक है, तो अब इनके बारे में बहुत सी चीजें पता है। तो इसमें उनका पुत्र मोहम्मद तुगलक 1325 से 1351 और उसका उत्तराधिकारी फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1387। दिल्ली सल्तनत सर्वाधिक नहर का निर्माण फिरोज तुगलक के द्वारा किया गया था। तो जो कार्य बाबा ने शुरू कराया था, जो जब उसके नाती आए तो उन्होंने उस कार्य को बड़े पैमाने पर किया। ठीक है, तो आपको पता भी होगा कि जो भी कार्य घर का होता है तो कभी एक बिजनेस की नींव पड़ती है और धीरे धीरे अगर पीढ़ियां उसमें अच्छी निकलती जाती हैं तो उसमें क्या है कि एक समय में उसकी नींव इतनी मजबूत हो जाती है कि उसको बोलते हैं ना कि ये लोग बड़े लोग हो गए। अब जैसे अंबानी जी हैं, तो अंबानी जी के किसी एक व्यक्ति ने, अंबानी ने जब शुरुआत की तब शुरुआत हुई थी। आज उनके पोते जो भी कार्य कर रहे हैं तो एक न्यू उनको मिली और उसको न्यू को आगे लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने बैकडोर कर लिया, और कुछ लोग बैक भी कर लेते हैं। जैसे अनिल अंबानी जो उनके मुकेश अंबानी के भाई हैं, उन्होंने बैक कर लिया, वो इतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं जितना अच्छा मुकेश अंबानी कर रहे हैं। उसके रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, स्वास्थ्य हो सकता है, सरकार हो सकती है, जो भी रीजन रहा, लेकिन ऐसा हम तो यही मान के चले कि कोई ना कोई उनका विशेष रीजन होगा और किसी कारण से वो अब नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, और 1412 ईस्वी तक शासन करते हैं तथा 1358 तैमूर द्वारा दिल्ली पर आक्रमण के साथ ही तुगलक साम्राज्य का अंत माना जाता है। तो यहाँ से आपको ये भी ध्यान रखना कि तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया? तो 1398 में। ठीक है,
आगे की बात करते हैं मूल ये है कहाँ पे, ठीक है। तो तुगलक शब्द की व्युत्पत्ति निश्चित नहीं है। 16वीं सदी के लेखक फिरिश्ता का दावा है कि तुर्क शब्द कुतलुग का भारतीय अपभ्रंश है, लेकिन ये संदिग्ध है, मतलब उसके कोई वो नहीं। हमने बताया था गाजी मलिक व्यक्ति का नाम था, इतिहासकार पूरे राजवंश को सुविधा के तौर पर वर्णित करने के लिए है, तो इसमें आपको कुछ भी नहीं है विशेष। आगे चलते हैं, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है उसकी बात करते हैं। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो दिल्ली सल्तनत 1320 से 1413 समकालीन कैटलिन एटलस के आधार पर कहाँ तक इनका शासन था, तो आपको ये भी जरूर देखना है कि इनका शासन कहाँ तक था। तो आप अगर ये देख पाएंगे तो इनका शासन ये मदुरई तक भी था, मतलब चेन्नई में भी था, इधर पेशावर में भी था, लाहौर में भी था, दिल्ली में वो था, इधर ये लखौटी, ठीक है, जूनागढ़ और इन सभी जगह से होते हुए सिवान और ये पूरा एरिया, इनके इतने एरिया में क्या था, इनका शासन था। लेकिन ये जो आपको दिख रहा है उड़ीसा वाला क्षेत्र, कलिंग वाला क्षेत्र, यहाँ पर इनका शासन नहीं था। क्या था? शासन नहीं था। और जिस जगह पे था वो आपकी ये वाली जगह है, ठीक है। तो काफी लंबा विस्तृत शासन था, जो कह सकते हैं कि दक्षिण से लेकर उत्तर तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक इन्होंने शासन किया है, ठीक है। तो जब इतना बड़ा शासन किया है तो मतलब हम कह सकते हैं कि पूरे अखंड भारत पे भी शासन इनका माना जा सकता है। इसके बाद इनकी बात करते हैं राजधानी की। तो इन्होंने राजधानी दिल्ली को बनाया, ठीक है, राजधानी दिल्ली, ठीक है। प्रचलित भाषाएं फारसी भाषा, धर्म सुन्नी इस्लाम, ठीक है। इस्लाम में दो धर्म होते हैं, एक शिया और एक सुन्नी। तो ये किससे थे? सुन्नी समुदाय से इनका था। अभी भी आपको जब पता करेंगे, आप लोकल क्षेत्र में रहने वाले होंगे तो वहाँ पता करेंगे तो दो धर्म होते हैं, एक शिया धर्म और एक सुन्नी धर्म। तो ये जो लोग थे ये सुन्नी धर्म के थे, ठीक है। शिया धर्म अपने आप को अप मानते हैं और सुन्नी धर्म को निम्न माना जाता है। तो ये सुन्नी धर्म के ही लोग थे। सरकार को सल्तनत कहते थे, सुल्तान, तो बात कर लेते हैं सुल्तानों की, फिर एक सुल्तान की बात करेंगे आगे चलकर। तो सबसे पहले बात करते हैं जिसने नींव रखी है, गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325, मात्र 5 साल शासन कर पाया और इनकी मृत्यु हो गई। एक टेंट में काम करते, मतलब टेंट में गए थे और वहाँ पे ऐसा हादसा हो गया जिससे इनकी मृत्यु हो गई थी। दूसरे व्यक्ति थे इनका बेटा 1325 से मोहम्मद तुगलक 1325 से 1351, तो इन्होंने लगभग 25 साल शासन किया। और तीसरा व्यक्ति 1351 से लेकर 1388 फिरोज शाह तुगलक, इन्होंने इनसे भी ज्यादा शासन किया है। और अगला 1388 से तुगलक शाह, और इसमें बहुत सारे, तुगलक शाह ने भी किया, अबू बकर शाह ने किया, नासिर तुगलक, इनके जो नीचे वाले थे। और अंतिम जो शासक था नसरत शाह तुगलक, उसको मार के अगले सल्तनत की स्थापना की गई, ठीक है। तो इसमें आपको जो मेन आपको याद रखना है, उसमें कौन कौन याद रखना? गयासुद्दीन तुगलक, जिसने तुगलक वंश की स्थापना की थी, और वो कब से कब तक? तो 1320 से 1325 तक। दूसरा व्यक्ति का नाम ध्यान रखना, मोहम्मद तुगलक, ठीक है। इसके समय फारसी व्यक्ति भारत आया था, इब्न बतूता 1325 से 1351। फिरोज शाह तुगलक, जिसने बहुत सारे नहरों का निर्माण कराया 1351 से लेकर 1358। तो इतने सारे लोगों को आपको जरूर याद रखना है। अब चलते हैं ऐतिहासिक युग। तो मध्यकालीन युग में था, स्थापित 1320, अंत 1413। मुद्रा जो थी वो थी आपकी टका। अब जो क्वेश्चन है वो आपको इसी प्रकार से पूछे जाते हैं कि तुगलक वंश की मुद्रा का नाम क्या था? तो टका, ठीक है। कब से कब तक शासन किया? 1320 से 1413 तक। अब वैसे नहीं पूछा जाता है कि मोहम्मद तुगलक का बेटा कौन था, ये सब पुराने ट्रेंड हो गए। अब उसमें वो आपसे डीपली क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो इसके बाद है पूर्ववर्ती शासक कौन थे, प्रवर्ती कौन से? तो पूर्ववर्ती आपको पता है खिलजी वंश थे, ठीक है, और उसके पूर्ववर्ती गंग वंश थे। और परवर्ती में सैयद वंश था। इसके बाद जो सैयद वंश आएगा, बंगाल सल्तनत थी, बंगाल क्षेत्र में और उड़ीसा के क्षेत्र में कब्जा नहीं कर पाया था। विजयनगर साम्राज्य था, उसको इन्होंने जीत नहीं पाया था। बहमनी सल्तनत थी, मालवा सल्तनत था, खाना देश थे। खाना देश ही वही चंगेज खान वाले हैं, ठीक है। तो इतने सारे शासन इनके पूर्ववर्ती शासन थे। अब बात करते हैं शासकों के नाम। तो सबसे पहले बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट शासक है गयासुद्दीन तुगलक। तो सत्ता संभालने के बाद गाजी मलिक ने अपना नाम गयासुद्दीन तुगलक रख दिया। उसका नाम क्या था? गाजी मलिक। लेकिन वो गुजरात का समय था जब 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 उसने खिलजी वंश को किया तो गुजरात में युद्ध लड़ रहा था। वहाँ से वो आया, उनका सेनापति था और उसने
उनको मार कर इस वंश की वो की और अपना नाम क्या रख लिया, गाजी सुल्तान से लेके गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, तुगलक की वंश शुरुआत की और इसका नामकरण हुआ। उसने खिलजी वंश के उन सभी मालिकों, अमीरों, अधिकारियों को पुरस्कृत किया जिन्होंने उसकी सेवा की थी और उसे सत्ता में आने में मदद की थी। तो जब भी कोई सत्ता में आता है तो इन लोगों का बहुत वो होता है, एक तो धर्म का आधार होता है, दूसरा पैसा देने वालों का आधार होता है। जैसे आज भी आज देख रहे होंगे कि मोदी जी अडानी के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनको सत्ता में बनाए रखे हैं। ठीक है, तो उनके खिलाफ में नहीं बोल सकते हैं। लोगों को दंडित किया जिन्होंने अपने पूर्ववर्ती खुसरो खान की सेवा की थी। उनके दरबारी इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा, तो ये भी ध्यान रखना है कि इनका कौन था, तो जियाउद्दीन बर्नी। ठीक है, कौन था? जियाउद्दीन बर्नी। ये किसके थे? तो ये थे आपके, ये यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ये किसके थे? गयासुद्दीन तुगलक के। उन्होंने मुसलमानों पर खिलजी वंश के दौरान प्रचलित कर दी दर को कम कर दिया, लेकिन हिंदुओं पर कर बढ़ा दिए ताकि वे धन के लालच में अंधे ना हो जाएं और ना ही विद्रोही हो जाएं। तो हमने आपसे कहा था ना कि इस जैसे ही ये आएगा तो वैसे ही आपका धर्म इसमें आ जाएगा। तो उसने मुसलमानों को तो राहत दी लेकिन हिंदुओं को राहत नहीं दी, क्योंकि हिंदू इसमें का विरोध ना कर पाए। उन्होंने दिल्ली से 6 किलोमीटर पूर्व में एक शहर बनाया जिसमें एक किला मंगोल हमलों के खिलाफ अधिक रक्षकों माना जाता था। उसे तुगलकाबाद कहा जाता था। अब तुगलकाबाद की स्थापना किसने की? तो गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद की स्थापना की। आपको ये भी याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके बारे में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है? तो आपने एक तो इसने तुगलक वंश की स्थापना की, दूसरा इसने मुसलमानों को तो राहत दी लेकिन हिंदुओं को राहत नहीं दी, तीसरा इसने एक शहर बसाया उसका नाम था तुगलकाबाद, और चौथा इसका जो कवि था वो था जियाउद्दीन बर्नी। तो ये 4 चीजें आपको फैक्ट के रूप में याद रखनी पड़ेंगी। आगे चलते हैं। 1321 में सबसे बड़े बेटे जौना खां को जौनपुर के जिसने की थी। ठीक है, तो जिसे बाद में मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाना गया। अरंगल और तिलंग अब तेलंगाना के स्तर पे हिंदुओं को लूटने के लिए देवगिरी भेजा। उनका पहला प्रयास असफल रहा। 4 महीने बाद गयासुद्दीन तुगलक ने अपने बेटे के लिए बड़ी सेना भेजी, उसे अरंगल और तिलंग को फिर से लूटने का प्रयास करने के लिए कहा। इस बार जौना खां सफल हुआ। ठीक है, तो अब यहाँ से पूछ सकता है कि जौना खां किसके बचपन का नाम है या किसके पहले का नाम है? तो किसका नाम है? मोहम्मद बिन तुगलक का। ठीक है, आगे चलते हैं। गयासुद्दीन तुगलक के दरबार के एक इससे नहीं, बंगाल में मुस्लिम अफजाल वर्ग, इससे भी आपको कुछ नहीं, इससे आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर पिता का वध, इब्न बतूता इसी के काल में आया था। अल सफादी सामी आए थे, विसेंट स्मिथ जैसे कई इतिहासकारों के अनुसार गयासुद्दीन तुगलक की हत्या उसके सबसे बड़े बेटे जौना खां ने 1325 में कर दी और हत्या भी करते अपने बेटे ने। अब तुम पहले देखोगे कि इतिहास में एक चीज आपको कॉमन मिलेगी कि लगभग लोगों ने या तो अपने पिता को जेल में डाला या अपने पिता को मौत की घात उतार दी और शासन प्राप्त किया। क्यों? क्योंकि इसका एक रीजन था कि क्योंकि उस समय की महानता इस बात में थी कि राजा कौन है, वो राजा कैसे भी बना लेकिन हमें क्या बनना है? राजा बनना है। जैसे कि आज लोगों क्या है कि उनको IAS बनना है। अब उसके लिए हो सकता है कि वो 40 जगह से 30 डिग्री ले आए। ठीक है, 10 करोड़ रुपए देख के बन जाए। किसी मंत्री की बेटी है उसको बैकडोर से बना दिया जाए। लेकिन लोग क्या है कि IAS बनना है, वो मानते हैं कि जो IAS है वो राजा है। तो ऐसे ही पहले भी राजा बनने की, और वो जब चाहत इतनी बढ़ जाती थी तो उनको दिखाई नहीं पड़ता था कि ये मेरे पिता हैं, ये मेरी माता हैं। और दूसरा एक रीजन ये था कि ये एक माँ के बेटे नहीं हुआ करता थे। पहले राजा महाराजा एक से ज़्यादा 100 शादियाँ करते थे। ठीक है, 10-10 शादियाँ करते थे, तो उसमें उतना लगाव नहीं होता था, प्रेम जो था वो उतना बड़ा मात्रा में नहीं होता था, जिसके कारण से ये समस्याएं आती हैं। ठीक है, और 26 वर्षों तक शासन किया था उसने। अब मोहम्मद तुगलक की बात कर लेते हैं। तो मोहम्मद तुगलक के समय में कहाँ तक था? तो ये क्षेत्र जो है यहाँ पे उसने, ठीक है, ये और ये तो जहाँ पे डार्क है यहाँ पे उसका मेन था, और यहाँ पे ये उसने बाद में वैसा क्या था, जीत लिया था या उसका इनडायरेक्ट शासन वहां पे था। ठीक है, बात करते हैं मोहम्मद तुगलक के बारे में। तो मोहम्मद तुगलक के शासन के दौरान दिल्ली सल्तनत का अस्थायी रूप से अधिकांश भारतीय उपमहाद्वीप में विस्तार हुआ। स्थायी तो उसने नहीं कर पाया
क्योंकि ये खुद जीत के खुद राजा वहाँ का नहीं बना, अस्थायी रूप से, मतलब कि इसने वहाँ पे जीता और किसी को वहाँ पर राजा बना दिया और बोला कि आप हमें साल में इतने रुपए देंगे, आप हमें महीने में इतने रुपए देंगे, या जो भी था। तो इनडायरेक्टली शासन किया, इसने वहाँ पे डायरेक्ट शासन नहीं किया। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि इतिहास में ऐसा कौन सा राजा था जिसने अस्थायी शासन को बढ़ावा दिया, तो वो मोहम्मद बिन तुगलक हुआ। ठीक है, लूटपाट की, गुजरात महल सत्ता, तिलंग कंपनी, ये सब जगह पे उसने किया। जिलों में 10 गुना और 20 गुना बढ़ा दी। ठीक है, उपजाऊ भूमि सुल्तान ने गैर मुसलमानों पर भूमि कर की दर जिलों में 10 गुना और अन्य में 20 गुना कर के साथ बढ़ा दी। अब यहाँ पे देखिए, हमने कहा था कि खिलजी वंश ने तो बिना धर्म के शासन किया था, लेकिन इनके में गयासून तुगलक ने थोड़ा सा मुस्लिम लोगों को बढ़ावा दिया, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने बहुत ज़्यादा दिया। उसने क्या किया कि जो गैर मुस्लिम हैं उन पे 10 से 20 गुना ज़्यादा टैक्स बढ़ा दिया। ठीक है, इसका मतलब क्या था कि उसने मुसलमानों को इनडायरेक्टली बढ़ावा दिया। तो ऐसी घटनाएं भी होती रही। ठीक है, इनके समय में। अब ये इनके बारे में लिखना है। एक भी दिन या सप्ताह ऐसा नहीं बीता जब बहुत अधिक मुसलमानों का खून ना बहा हो। इनके समय में क्या हुआ कि एक भी दिन या ऐसा नहीं बीता। इन्होंने क्यों कहा, इसके पीछे का रीजन ये था कि जब भी किसी पे आप अत्याचार करेंगे तो वो समुदाय लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा, और जब वो समुदाय लड़ने को तैयार होगा तो हिंसा भड़केगी, और हिंसा भड़केगी तो वहाँ पे कत्लेआम होंगे। ठीक है, तो इसीलिए आज भी जो लोग समझदार हैं वो कहते हैं ना कि जो नेता जो कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम फलाना ढिकाना जो भी कर रहे हैं उससे आप लोग दूर रहें, क्योंकि यही हमें पाठ इतिहास से सीखना चाहिए, लेकिन हम लोग नहीं सीख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारी कमी है। मोहम्मद तुगलक ने दिल्ली सल्तनत की दूसरी प्रशासनिक राजधानी के रूप में वर्तमान भारतीय राज्य महाराष्ट्र, इसका नाम बदलकर दौलताबाद में देवगिरी शहर को क्यों चुना? अब चूंकि इसकी इनकम जो थी वो साउथ से भी थी, साउथ मसाले और उसके लिए प्रसिद्ध था, तो साउथ से इनकम थी, तो अब उसको राजधानी चाहिए थी 2, क्योंकि शासन उसका हो गया था लंबा, पूरा से उत्तर से दक्षिण तक शासन करना था। तो उसने महाराष्ट्र में भी अपनी एक राजधानी बनाई और देवगिरी को, किसको बनाया? देवगिरी को। ठीक है, आगे चलते हैं इनके बारे में। और ये एक काम इनको है कि इन्होंने जो पीतल के सिक्के चल रहे थे उसको चांदी में बदलने का आदेश दिया। कब दिया? 1330 में। मोहम्मद तुगलक ने काम ये भी किया, चांदी का टका भी चलाया था। ठीक है, और इसके बाद क्या हुआ कि जब ये लगातार साउथ विजय के लिए जा रहा था तो वहां पर इनके विरोध करने के लिए विजय साम्राज्य की स्थापना हुई, या उसको एकदम से उभर के आ गया कि चलिए हम भी आपसे सीधा लड़ते हैं। ठीक है, और इसमें कुछ नहीं है। परिणाम फिर उन्होंने ये आपको ध्यान रखना है, बहमनी सल्तनत के संस्थापक थे के पक्ष में पद छोड़ दिया। तो बहमनी पक्ष आपको इतना कुछ वो नहीं करना है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें एक आपको इम्पोर्टेंट जजिया कर भी इन्होंने लगाया, जजिया कर का भुगतान करना पड़ता था। ठीक है, अब बात करते हैं असली और नकली दोनों की भारी कीमत पर वापस खरीदना पड़ा सुल्तान को पीतल और तांबे के सिक्कों के लिए। तो क्या हुआ, लोग कहते हैं कि इन्होंने चांदी के सिक्के बनवा दिए, सोने के सिक्के बनवा दिए, लेकिन उस समय पीतल और तांबे से ही लोग व्यापार करना चाहते थे। तो जब विदेशी लोग व्यापार इससे करने से मना कर दिया तो उसकी आर्थिक स्थिति क्या हो गई? टूट गई। तो इसको चाहे वो असली सिक्का चांदी का हो चाहे वो नकली सिक्का चांदी का हो, उसको सरकार को वापस लेना पड़ा। आज भी यही है, अगर आपका 100 रुपये का नोट नहीं चल रहा है तो आरबीआई तो उसको वापस लेगी ना, आरबीआई लेती है। जैसे अभी आपको पता है कि कुछ समय पहले 2016 में जब नोटबंदी हुई तो जो नोट खराब हो गए तो उसको आरबीआई ने तो वापस लिया, और वहाँ पे ऐसा हुआ कि जितने नोट आरबीआई छापे थे उससे ज़्यादा नोट जमा हो गए, तो उसमें नकली नोट भी जमा हो गए। अब उसमें चेकिंग हुई लेकिन उतनी अच्छी चेकिंग नहीं हो पाई, और कुछ लोगों के पास आज भी लाखों के पैसे वो पड़े हैं, वो जो आरबीआई के ओरिजिनल नोट थे। तो ओरिजिनल नोट होने के बावजूद आरबीआई का भी कोटा पूरा हो गया, लोगों के पास आज भी नोट है, तो उसमें असली और नकली दोनों लेने पड़े। तो ये काम मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भी हुआ था। तो अब जैसे कोई आपसे पूछे नोटबंदी मोदी जी ने कराई सर्वप्रथम, नहीं, उससे पहले भी नोटबंदी ऐसी घटनाएं हो चुकी थी।
और उस घटना को मुद्रा चेंज भी कहते हैं, इसीलिए इसको मुद्रा चेंज कहते हैं। नोटबंदी मोदी जी ने कराई, उससे पहले भी 51 में हुई थी, उससे पहले मोहम्मद बिन तुगलक ने 1300 में करा दी थी। ठीक है, 1314वीं शताब्दी में भी हुई थी, लेकिन वो किस रूप में हुई थी कि उनको अपने जो चांदी सिक्के उन्होंने छपवाए थे वो उनको वापस लेने पड़े थे। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे इब्न बतूता, मोहम्मद तुगलक ने अपने राजकोष के भुगतान नहीं करता था। इब्न बतूता ने अपने संस्मरण में उल्लेख किया है कि वो क्या करता था, सीधे भुगतान नहीं करता था। सेना, न्यायाधीश, अदालत के सलाहकारों, वजीरों, राज्यपाल, जिलाधिकारियों और अन्य लोगों को हिंदू गांवों पर बलपूर्वक कर वसूलने का एक हिस्सा रखने का अधिकार देकर अपनी सेवा भुगतान किया। उसने क्या किया कि अपने खजाने से वो पैसा नहीं देता था, उसने कहा कि जो भी अधिकारी हैं उनको हिंदू गांव दे देता था और कहता था वहाँ बलपूर्वक वसूलो और उसका एक हिस्सा हमें दे दो और एक हिस्सा अपनी नौकरी का जो पैसा है आपका वेतन उसके रूप में प्रयोग करो। मैं अपने जो पैसा यहाँ पे जमा है उसके रूप में आपको कुछ भी देंगे नहीं। अब इससे क्या है, अत्याचार और बढ़ा। ठीक है, अब उनको जिसकी तनख्वाह मान लो कि 100 रुपये होनी चाहिए, उसने वहाँ पे 10 लाख रुपए वसूले। ठीक है, और 10 लाख रुपये वसूल के उसने सरकार को सिर्फ 1000 रुपये दिए और बाकी उसने क्या किया, अपने अंडर में कर लिए और इसी से वो रख के और फिर लोगों पे अत्याचार करता रहा। ठीक है, अधिकार लेकर अपने से भुगतान किया, बाकी को अपने खजाने में स्थानांतरित करें। जो लोग कर चुकाने में विफल हैं उन्हें ढूंढ कर मार डाला गया, क्योंकि हमने कहा अत्याचार बढ़ेगा। मोहम्मद तुगलक की मार्च में मृत्यु हो गई 1351 में, जब वह सिंध, अब पाकिस्तान और गुजरात में विद्रोह और कर देने से इनकार करने वाले लोगों का पीछा करने और करने की कोशिश कर रहे थे। तो गुजरात, सिंध प्रांत जो ये पंजाब है, ये आज से हमारे कर के लिए नहीं लड़ रहा, हमेशा से लड़ता आ रहा है। उस समय भी लड़ा, आज़ादी की लड़ाई में भी लड़ा, आज भी सरकार के खिलाफ में लड़ रहा है। आप देख रहे हैं पंजाब में बीजेपी की एक भी नहीं चलने दे रहा। क्यों? क्योंकि वो लोग शिक्षित हैं, वो लोग उनके खून में है कि हम आपकी बात को सुनेंगे नहीं। यूपी बिहार का क्या है, उन्होंने कहा अरे आज तो भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, आज वो खुश है, लिए झंडे के देव दौड़ रहा है। वहाँ मोदी जी तो अपनी बढ़िया से फेशियल करा के आते हैं और एक बार कह देते हैं हिंदू भाइयों, और हिंदू भाई जाग गए, वो उससे अपनी रोटी सेक रहे हैं और हमारे हिंदू भाई तो परेशान घूम रहे बेचारे लेके झंडा। शाम तक पता लगा 100 रुपये की जुगाड़ भी नहीं हो जी, परिवार का पालन पोषण भी कर दें। ठीक है, तो ये आज से नहीं, वो पहले से हो रहा है। आगे चलते हैं फिरोज शाह तुगलक, जिसके बारे में नहर की बात की जाती है। ठीक है, तो पहले तो इनकी एक बात कर लें कि फिरोज शाह कोटला मैदान, जो कोटला मैदान है उसका निर्माण इन्होंने कराया था। ठीक है, संभावित कराया था, मैं बोलता नहीं, उसको क्रिकेट के उद्देश्य नहीं कराया था, दूसरे से कराया था। फिर दूसरा है कि ये टोपरा, अशोक का दिल्ली स्तंभ टोपरा जो ये खंबा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इन्होंने कराई थी और उसको जो लिखा था वो ब्राह्मी लिपि में लिखा था। आगे चलते हैं। मोहम्मद तुगलक की मृत्यु के एक सहयोगी रिश्तेदार महमूद इब्न बतूता ने महीने से भी कम समय तक शासन किया, लेकिन उसके बाद मोहम्मद तुगलक के 45 वर्षीय भतीजे फिरोज शाह तुगलक ने उससे शासन ले लिया। पहले उन्होंने रिश्तेदार ने किया, फिर उसके भतीजे ने 1 महीने के अंदर उससे ले लिया और उसने किया। और ये व्यक्ति 45 वर्षीय था, तो इसका मतलब काफ़ी अनुभव इसको रहा होगा एज के साथ में। तो जब इसको काफ़ी अनुभव रहा तो इसने सबसे पहले क्या किया, कृषि को सुदृढ़ किया। और कृषि को सुदृढ़ करने के लिए उस समय सबसे बड़ी मांग क्या थी, सिंचाई, और इसीलिए इसने नहरों का बड़ी मात्रा में निर्माण कराया। ठीक है, इसके बाद इनके बारे में ज्यादा कुछ इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। दिल्ली के पास वजीराबाद मस्जिद का निर्माण फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के दौरान किया गया था। तो इसका भी अगर पूछ जाए कि वजीराबाद मस्जिद का निर्माण किसने कराया, तो भी आप फिरोज शाह तुगलक का नाम लेंगे। ठीक है, फिर गृह युद्ध हो गया। पहला गृह युद्ध 1384 ईस्वी में वृद्ध फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु से 4 साल पहले शुरू हुआ, क्योंकि 45 साल पहले था और जब उसका शासन खत्म हुआ तो उससे पहले, उसकी मृत्यु के पहले ही वहाँ पे विद्रोह हो गए। गृह युद्ध का मतलब होता है कि आपस के जो लोग थे वो लड़ गए, जो आपस की पब्लिक थी वो परेशान होकर लड़ने लगी। ठीक है, इस्लामी इतिहासकार सर हिंदी और बेहमद खानी इस काल का विस्तृत विवरण प्रदान करते हैं। गृह युद्ध मुख्य रूप से सुन्नी इस्लाम अज्ञात वर्ग के
विभिन्न गुटों के बीच थे, जिनमें से प्रत्येक भूमियों पर कर लगाने और निवासी किसानों से आय जुटाने के लिए संप्रभुता और भूमि की मांग कर रहे थे। तो वहाँ पे लोग क्या मांग करने लगे, एक समय के बाद लोगों को समझ में आ गया कि जो हिंदू मुस्लिम या भाई हमें ये आपस में नेता लड़ा रहे हैं, ये सब गलत है, ठीक है। और जब ये सब गलत है तो उसके खिलाफ में लोगों ने कहा कि जो भी हो वो संप्रभुता मतलब सबको बराबर का हक दिया जाए और एक लोग निर्णय ले। ऐसा नहीं है कि पर बगल वाले गांव में अधिकारी ज़्यादा कर ले रहा, इधर बगल वाले गांव में कम कर ले रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये सारी बातें जब उसमें हो गई तो आगे की बात करते हैं। जजिया कर और खलास कर देना बंद कर दिया था इस समय में, ये काम हुआ कि अपने आप उन्होंने बंद कर दिया। और इसके बाद तैमूर का आक्रमण हो गया, ठीक है। तो तैमूर का आक्रमण आपको पता है कि पाकिस्तान के क्षेत्र के हिसाब से ही हुआ था। और इसके बाद भावी जो संस्थापक था वो कौन था, तैमूर के उत्तराधिकारी सैयद वंश के भावी संस्थापक खिज्र खां को दिल्ली में अपना वायसराय नियुक्त किया। तो इसके बाद क्या हुआ कि जब तैमूर ने आक्रमण कर दिया, उसने जीत लिया, तो उसने अपने एक व्यक्ति खिज्र खां जिसने सैयद वंश की स्थापना की थी उसको दिल्ली का वायसराय मतलब दिल्ली का राजा घोषित कर दिया। अब यहाँ पे वायसराय क्यों बोला उसने, वायसराय का मतलब ये था कि उसका रियल राजा कौन था, तो रियल राजा तो तैमूर थे, ठीक है। उन्होंने अपना एक सेना के रूप में कि तुम यहाँ से पैदा करो और हमें दोगे, यहाँ का अस्थायी रूप से तुम्हारे हाथ में है लेकिन स्थायी रूप से मेरे हाथ में है, जब हम चाहेंगे तो हम ये शासन आपसे ले लेंगे, ठीक है। तो ये तुगलक वंश से आपकी कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी, ठीक है। तो इसके बाद में इब्न बतूता करने ने आपको बता ही दिया है, तो ये सब चीजें आपको वो करनी है। तो इतनी सारी चीजें आपको याद रखनी है। और एक चीज याद रखनी है, मैंने आपको कहा जब भी आपका पेपर हो जाए तो उसके बाद आप नेक्स्ट पेपर की तैयारी करें, आपको रुकना नहीं है, भले आपके आरआरबी एनटीपीसी में हो जाए। मान लो किसी का आरआरबी एनटीपीसी में हो गया, ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं कि किसी का आरआरबी एनटीपीसी इसमें टेक्नीशियन में हो गया ग्रेड 3 में, लेकिन अगर वो अच्छा पढ़ जाएगा तो यही सिलेबस सेम है तो एनटीपीसी के लिए भी तो दावेदार हो जाएगा, तो उसका एनटीपीसी में भी तो सिलेक्शन हो जाएगा। तो जिसका एनटीपीसी में भी सिलेक्शन हो सकता है, इसमें भी सिलेक्शन हो सकता है, तो वो कुछ अच्छा कर जाएगा ना। तो जब वो कुछ अच्छा कर जाएगा तो इससे अच्छा है कि हम उसके लिए ज़्यादा भावुक ना हो, जो होना था वो हो गया, अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, कटाव देख के हम कुछ नहीं कर सकते, ना खुश हो सकते ना रो सकते हैं, क्योंकि अब आप मान लो किसी ने बता दिया किसी की 87 नंबर, अब किसी ने कह दिया 85 कटाव जाएगी, ठीक है, और उस जोन की गलती से 90 कटाव चली गई, अब तो वो 3 महीने तब तक वो एनटीपीसी का पेपर हो जाएगा, तो उसको इस पेपर से भी जाएगा और उस पेपर से भी जाएगा। तो इसलिए आपको एक बार फिर हम कह रहे हैं कि इन यूट्यूबरों के चक्कर में आप ना पढ़ें, आप अपनी पढ़ाई पे लगातार फोकस करें, इस चक्कर में आप ना पढ़ें कि हमारा कटाव कितना है। जो भी अच्छा पढ़ा रहा पढ़ें, कहीं से मैं उसकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये कटाव और इसके चक्कर में आप ना पढ़ें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे कल आपको लेकर आएंगे सैयद वंश, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, धन्यवाद।